सीबीएसई बोर्ड में संघवाद सिविक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। संघवाद, इसमें कई टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। सैटरडे को हमने बताया था कि इसका अंतिम टॉपिक है सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण करके दिया है शीर्षक। भारत में विकेंद्रीकरण, ये टॉपिक है आपका। इसके पहले हम कई टॉपिक डील कर चुके हैं। अंतिम टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। तो हम लोगों ने देखा कि संघवाद यानी संघीय सरकार दोहरे स्तर या तीसरे स्तर की हो सकती है। दोहरी सरकार होती है दो स्तरों, दो स्तर या तीन स्तरों वाली हो सकती है। जो संघीय सरकार है, जहां भी विश्व में संघीय सरकार लागू है, संघीय व्यवस्था, संघीय शासन की व्यवस्था लागू है, वहां दो स्तर या तीन स्तरों की सरकारें हो सकती हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत में हमने देखा कि भारत में दो स्तरों की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य में दो स्तर की सरकारें हैं भारत में। इसके बारे में हमने पढ़ा, केंद्र में अलग सरकार और प्रांत में अलग सरकार, दोहरे स्तर की सरकार है भारत में, जिसको हम संघवाद कहते हैं। लेकिन दोहरे स्तर के सरकार से ही केवल भारत का काम करने वाला नहीं। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय जो राज्य के गठन हुए और अभी भी जो राज्य हैं हमारे देश में, उसमें से अनेक ऐसे राज्य हैं जो यूरोपीय देशों में से कई यूरोपीय देशों से बड़े बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में और जनसंख्या की दृष्टि में। तो महाराष्ट्र जो है लगभग जर्मनी के बराबर है क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी जो है सो कई देशों से अधिक है, यूरोपीय देशों। तो इतने बड़े बड़े देश राज्य हैं हमारे यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और राज्यों के अंदर भी विविधताएं समिति की, कई तरह की विविधताएं हमारे देश के अंदर मिलती हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था कि भारत में संघवाद की क्या व्यवस्था है। तो संघवाद में यहाँ पर विरोधों को टालने के लिए भाषाई राज्य का स्थापना किया गया, भाषा की नीति का प्रावधान किया गया। और एक और पॉइंट था आपका केंद्र राज्य संबंध। इसके द्वारा हम संघवाद को खूब भली प्रकार से प्रतिफलित किए और सफलतापूर्वक अपने देश में दोहरी शासन व्यवस्था को लागू। लेकिन राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या जब हम देखते हैं, तो यूरोपीय देशों, स्वतंत्र हुए यूरोपीय देशों के कई देशों से हमारे राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या कई राज्यों का अधिक। वैसी स्थिति में राज्य के अंदर भी बहुत तरह की विविधताएं हैं, भाषा का, क्षेत्रीयता का, और भी तरह तरह की विविधताएं। उन सारे विविधताओं का देखभाल या सही ढंग से उन सारी समस्याओं का समाधान प्रांतीय सरकार अकेले नहीं कर सकती। अतः हमारे यहाँ तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन करते हैं इसको। तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय शासन, ये तीसरे स्तर की सरकार की गठन हमारे यहाँ महसूस किया गया
कि हमारे राज्य चूंकि क्षेत्रफल में, जनसंख्या में कई यूरोपीय देशों से बड़े हैं, तो यहाँ केवल राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर शासन सुचारू ढंग से नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीयता की समस्याओं को, क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को हम समाधान केवल प्रांतीय सरकार के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता यहाँ महसूस की गई, जिसको हम स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन कहते हैं। तो ये जो तीसरे स्तर की सरकार जो है वो क्या करते हैं, यानी सत्ता का जो आपका विकेंद्रीकरण है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, इस चीज को भी आप इसके बाद समझाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। ये तो समझ में आ गया। दोहरे स्तर की सरकार तो है ही हमारे यहाँ, तीसरे स्तर की सरकार के रूप में स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन की आवश्यकता हमें महसूस हुई, क्योंकि हमारे राज्य बहुत बड़े हैं और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। तो इनकी सारी समस्याओं का समाधान, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान प्रांतीय सरकार नहीं कर सकती। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना का आवश्यकता महसूस हुआ। इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब किसी देश में तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना की जाती है तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि प्रांतीय सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कुछ अधिकारों को सीमित कर, छीन कर जब हम स्थानीय सरकार को दे देते उसी को विकेंद्रीकरण करते। प्रांतीय सरकार या केंद्रीय सरकार के कुछ अधिकारों को छीन कर जब स्थानीय सरकार में स्थानीय शासन को प्रदान किया जाता है, तीसरे स्तर को प्रदान किया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, तीसरे स्तर के सरकार को प्रदान किया जाता है, तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इस तरह से भारत में तो वैसे दोहरी शासन व्यवस्था लागू, लेकिन तीसरे स्तर के सरकार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है, तीसरे स्तर की सरकार से क्या मतलब है, जब प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कुछ अधिकारों को छीन करके, सीमित करके तीसरे स्तर की सरकार माने स्थानीय सरकार को दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्थानीय सरकार या विकेंद्रीकरण। और यह जो तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता है, यह संविधान में निर्माताओं ने महसूस किया था। उन्होंने भी महसूस किया कि देश में, हमारे देश में तीसरे स्तर की सरकार होनी चाहिए। इन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए गठन के लिए, लेकिन शुरू में जो तीसरे स्तर की सरकार थी उसको पूरा का पूरा प्रांतीय सरकार के अधीन रखा गया, इसके नीचे रखा गया। केंद्र सरकार से मतलब नहीं था, प्रांतीय सरकार के अधीन रखा गया और प्रांतीय सरकार इनको पर्याप्त अधिकार नहीं देती थी। केवल नाम मात्र का गठन हुआ था स्थानीय सरकार का, तीसरे स्तर का सरकार का संविधान में। यानी सबसे पहले हमने ये देखा कि भारत में दोहरे स्तर की सरकारें हैं, लेकिन तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता महसूस की गई, और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को छीन कर जब तीसरे स्तर के सरकार को दिया जाता है तो उसको हम विकेंद्रीकरण करते हैं। और यह तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता संविधान निर्माताओं ने भी महसूस किया था, और संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया था कि तीसरे स्तर की सरकार, जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं, उसका गठन होना चाहिए। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने इसको पूर्ण रूप से प्रांतीय सरकार के अधीन रखा, राज्य सरकार के नीचे रखा।
और राज्य सरकार पूर्ण रूप से इनको अधिकार नहीं देती थी। इनको अपने अधीन रख करके नाम मात्र का गठन हुआ था तीसरे स्तर की सरकार, वह केवल नाम ही मात्र का था। लेकिन 1992 के बाद, ये ईस्वी देखिए ध्यान से, 1992 में संविधान में संशोधन किए गए और प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के कुछ अधिकारों को सीमित करके, कम करके तीसरे स्तर के सरकार को दिया गया 1992 में। ध्यान रखिए, तीसरे स्तर की सरकार महत्वपूर्ण हो गई भारत में 1992 के बाद। उसके पहले भी तीसरे स्तर की सरकार का गठन था, लेकिन न तो उसका नियमित चुनाव होता था, न ही उसको कोई अधिकार प्राप्त था, वो राज्य सरकार के अधीन था, कोई महत्व उसका नहीं था। लेकिन 1992 के बाद, 1992 ईस्वी में संविधान में संशोधन किए गए और तीसरे स्तर की सरकार को मजबूत बनाया गया। इसमें प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार के कुछ अधिकारों को छीन करके तीसरे स्तर के सरकार को प्रदान किए गए और इस प्रकार स्थानीय सरकार यानी स्थानीय शासन जो तीसरे स्तर का है, एक मजबूत शासन के रूप में उभरा। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधिकार काट करके इसको कुछ अधिकार दिए गए। इसके पास भी राजस्व वगैरह की स्थापना की गई और यह भी मजबूत हो, जिसको हम पंचायती राज्य कहते हैं। तीसरे स्तर की सरकार को पंचायती राज्य का गठन करते हैं और यह मजबूत स्थिति में आया 1992 के बाद, जब संविधान में संशोधन किए गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को काटकर तीसरे स्तर की सरकार यानी स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन को दिया गया, जिसको हम पंचायती राज्य व्यवस्था कहते हैं या का गठन करते हैं, पंचायती राज्य का गठन। अब जो है सो जब 1992 में जब संशोधन हुए तो जो स्थानीय सरकार थे, जितने विभाग थे, सबके चुनाव अब नियमित होने लगे। नियमित रूप से चुनाव हर 5 साल 3 साल के बाद नियमित चुनाव हुआ। इसमें निम्न जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब जो जाति है हमारे यहाँ, यानी निम्न जातियों को, निम्न वर्गों को भी आरक्षण प्राप्त हुआ। निम्न वर्गों को, महिलाओं को, आरक्षण दिया गया। इसमें सीट रिजर्व किए गए कि इतने करीब करीब 1/3 माने 1/3 हिस्सा, 3 में से 1 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए गए। स्थानीय जनजातियों का आरक्षण प्राप्त हुआ और नियमित चुनाव होने लगे। राज्य सरकार को अपने राजस्व का कुछ हिस्सा इनको देना पड़ता है, साथ में इनको कुछ क्षेत्रों में कर लगाने का भी अधिकार है। और यह इस पंचायती राज व्यवस्था का गठन यानी तीसरे स्तर के सरकार के गठन की आवश्यकता इसलिए लोगों को महसूस होने लगा कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना, सही ढंग से रुपए का उपयोग करना स्थानीय स्तर पर ही संभव है। इसलिए पंचायती राज्य का गठन हुआ, तीसरे स्तर के सरकार का गठन हुआ, स्थानीय सरकार का गठन हुआ। 1952 के बाद, 92 के बाद इनको मजबूती प्रदान की गई संविधान में संशोधन करके, और आज ये बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो इसको 2 स्तर पर बनाया गया है। पहले ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम स्तर पर, आपके यहाँ ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की। सबसे पहले देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पहला स्तर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि हर गांव में या फिर 2-3 गांवों को मिलाकर, अगर जनसंख्या गांवों की कम है
तो 2 या 3 गांव 4 गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अगर गांव ज्यादा बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो एक गांव का एक ही ग्राम पंचायत बन जाता है। बहुत से गांव में पूरे एक गांव की एक ग्राम पंचायत, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जनसंख्या कम है तो 2-3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। और इसमें ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है? इसमें सदस्य होते हैं जिसको पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है, वार्ड विभाग अलग अलग खंड करके, और हर वार्ड से एक सदस्य को चुना जाता है जिसको हम पंच कहते हैं। और पंचों का एक प्रमुख होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं। और इन पंचों और सरपंचों का चुनाव होता है, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाले सारे सदस्य जो 18 से अधिक उम्र के होते हैं, जिनको मत देने का अधिकार है, वो इसमें भाग लेते हैं और इनका चुनाव करते हैं। और इस तरह से ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का काम है कि सदस्यों और सरपंचों की मदद से गांव का विकास किया। इसका विकास के लिए ग्राम सभा, इसकी सबसे शक्तिशाली सभा है ग्राम सभा। ग्राम सभा में ग्राम में रहने वाले सारे सदस्य इसके सदस्य होते हैं, सारे मतदाता इसके सदस्य होते हैं। सारे लोग साल में 2 या 3 बार कम से कम एक साथ बैठ करके और किसी समस्या को सोचते हैं कि कौन सी समस्या हमारे सामने है और उसका समाधान कैसे करें। इसके लिए ग्राम सभा के द्वारा आय व्यय का बजट पास होता है और सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस तरह से ग्राम पंचायत की व्यवस्था हुआ। और ग्राम पंचायत को कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर, यानी ब्लॉक भर के ग्राम पंचायत को मिलाकर, एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक भर के ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया गया है। देखिए, पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तर पर होता है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होता है जिसमें पंच और सरपंच होते हैं। उसके बाद पंचायत समिति की गठन की जाती है, ग्राम पंचायत से ऊपर स्तर का। पंचायत समिति में क्या होता है कि एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत उसके सारे पंच और सरपंच मिलकर पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और यह प्रखंड स्तर पर काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर काम करता है, प्रखंड स्तर पर। ये दूसरा स्तर हो गया, ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, और तीसरा हो गया जिला परिषद। इसी के अंतर्गत आता है जिला परिषद। एक तीसरा स्तर का भी है जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद में पंचायत समिति के कई जितने पंचायत समिति होते हैं जिला स्तर पर, सारे पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिला परिषद। और जिला परिषद के सदस्यों का, तुम लोग बात कर रहे हो तो बाहर बैठो। तो जिला परिषद के जितने सदस्य होते हैं उनका चुनाव कराया जाता है जिला में रहने वाले जितने मतदाता हैं उनके द्वारा। और इसमें और सदस्य मिल जाते हैं, जैसे उस क्षेत्र से जीतने वाला जो है विधानसभा का सदस्य जिसको एमएलए कहते हैं, केंद्र सरकार का सांसद का सदस्य जिसको एमपी कहते हैं, ये भी इसके सदस्य बन जाते हैं। साथ में जिला स्तर के जो कई विभाग के अधिकारी हैं वो भी इसके सदस्य बन जाते हैं। और जिला परिषद का जो प्रधान होता है वही इसका राजनीतिक प्रधान होता है। पंचायत समिति का जो प्रधान हुआ वो राजनीतिक प्रधान हो गया। ग्राम पंचायत में जो प्रधान हो गया वो सरपंच कहलाया। ये तीनों स्तर लगातार चलते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये तीनों स्तर हैं, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद, जिला स्तर पर, ये तीनों चलता है एक साथ। तीनों रन करते हैं, तीनों काम करते हैं, पैरेलल एक साथ काम करते हैं। ये तो ग्राम स्तर पर हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन इसी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर नगरों में भी व्यवस्था है।
नगरों में नगर निगम, नगर निगम और महानगरों में नहीं नगर पालिका, नगरों में नगर पालिका और महानगरों में नगर निगम। ये शहरों के लिए है संस्था। ये भी स्थानीय यानी तीसरे स्तर के सरकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरे स्तर के सरकार के अंतर्गत सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ये ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन जो बड़े बड़े शहर या नगर हैं उनके लिए अलग स्थानीय शासन चलता है। नगरों में नगर पालिका होता है, जैसे भभुआ में भी आपका है नगर पालिका। नगर पालिका के सदस्यों का गठन इसी तरह से होता है ग्राम पंचायत की तरह। शहर को यानी नगर को वार्ड में बांटकर हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है और उन्हीं सदस्यों में से चुन करके एक प्रमुख चुना जाता है, जिसको हम नगर पिता कहते हैं या नगराध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पिता कहते हैं। तो इस तरह से नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। और जो महानगर है, नगर का मतलब हुआ जिसकी जनसंख्या, वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। जो ही शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो जाएगी, 10 लाख से अधिक जो शहर के जनसंख्या वाले शहर हैं उसको महानगर कहते हैं। और महानगर में नगर पालिका नहीं काम करती है, नगर निगम उसी तरह की संस्था है, लेकिन उसको कहते हैं नगर निगम। इसके भी जो सदस्य होते हैं इसी तरह से वार्डों से चुन कर आते हैं और सभी सदस्य मिल करके एक अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसको मेयर कहते हैं। मेयर, इसके जो अधिकारी होता है सबसे बड़ा, उसको मेयर बोला जाता है। ये नगर पिता हो गया इसका अधिकारी और ये मेयर हो गया, इसका हो गया जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष इसका होता है प्रमुख और इसका होता है सरपंच। सबका अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। ग्राम पंचायत का अधिकारी सरपंच सबसे बड़ा, पंचायत समिति के अधिकारी प्रमुख, जिला परिषद का अधिकारी जिला अध्यक्ष, नगरों का अधिकारी नगर पिता या नगर अध्यक्ष, महानगरों का अधिकारी मेयर। इस तरह से तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना हमारे देश में किया गया। इसलिए किया गया ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके, अधिक से अधिक लोग सत्ता में भाग ले सके और क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके। जब इतने सारे स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो लोग सीधा भागीदारी लेते हैं इनके चुनावों में और उनको महसूस होने लगता है कि हम लोकतंत्र के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो दोहरा संघीय व्यवस्था है उसमें कैसे भाग ले सकते हैं, हमारे क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। इससे भी वो जागरूक हो जाते हैं। इनमें भाग ले लेकर के, इनके चुनाव में भाग ले लेकर के लोग लोकतंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जागरूकता आती है अपने देश के शासन के प्रति और उन्हें लगता है कि हम भी इस सरकार में कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। तो ये जो तीसरे स्तर की सरकार है, इसमें नीचे से ग्राम पंचायत से लेकर महानगर निगम तक कितने लोगों का चुनाव होता है? 36 लाख लोग चुने जाते हैं। सोचिए कितने लोग मत देते हैं, वोट देते हैं, सो नहीं, 36 लाख लोग इसमें चुने जाते हैं सदस्य के। समझ में आ रहा है? पूरे देश के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो सारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में पूरे देश के 36 लाख लोग
निर्वाचित हो। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। यूरोप के कई देश, जो छोटे छोटे देश हैं विश्व के, यह जनसंख्या उन पूरे देश की जनसंख्या से भी अधिक है। इसका महत्व इसी से पता चलता है कि यह कितना बड़ा जनसंख्या इसमें भाग लेती है, कितने लोग चुने जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है इसका। लेकिन थोड़ा सा यह है कि अभी भी ये जो हम तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना किए हैं, चुनाव तो नियमित हो रहे हैं, महिलाओं के सीट आरक्षित हो गए हैं, निम्न जाति के जनजाति जाति के स्तर के लोगों का आरक्षण प्राप्त हो गया है, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्से भी ले रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में समझते भी हैं। लेकिन जो ग्राम सभा आदि की जो बैठकें होनी चाहिए साल में 2 या 3 बार, वो नहीं हो पा रहा। ग्राम सभा की बैठकें कम से कम वर्ष में 2 या 3 बार, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। यह भी एक समस्या है, क्योंकि ग्राम सभा के अगर बैठकें सही ढंग से नहीं हो पाएंगी तो कहाँ क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए और सही काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसका लेखा जोखा आना सामने अधूरा रह जाता है। सरपंच या पंच मिलकर के मनमाने ढंग से भी काम करते हैं, जो धन आता है उसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसलिए ग्राम सभा की बैठकें नियमित अगर होने लगे तो ये सारे स्तर के लोग जो हैं सही ढंग से हमारा काम करने लगेगा और तीसरे स्तर का जो सरकार है हमारे यहाँ स्थानीय सरकार, वो बिल्कुल फलीभूत हो जाएगा। इनके चुनाव के लिए ध्यान दीजिए कि इनके चुनाव के लिए केवल इन स्तरों पर जो चुनाव होता है, तीसरे स्तर के चुनाव के लिए समय पर चुनाव हो जाए, समय पर इनका सब कुछ माने क्या कहते हैं सुचारू रूप से चुनाव कार्यभार सब कुछ चलने लगे। इसके लिए राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, एक अलग स्वतंत्र इकाई है राज्य चुनाव आयोग। एक आयोग का गठन किया गया है और इस राज्य चुनाव आयोग के द्वारा इन सारे संस्थाओं का चुनाव समय पर कराया जाता है। केवल इनके चुनाव के लिए ये सुचारू रूप से काम करें, इनका सुचारू रूप से चुनाव हो जाए, समय पर चुनाव हो जाए, इसके लिए राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है और यही इनके समय समय पर इनका चुनाव कराती है। इस तरह से विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तीसरे स्तर की सरकार भले ही संविधान में वर्णित था, पहले से स्थापित था, लेकिन सही ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं चल रहे थे, चुनाव समय पर नहीं होते थे। 1992 के बाद संविधान में संशोधन करके पंचायती राज का गठन मजबूत किया गया, सुचारू रूप से इनके चुनाव चलाने की व्यवस्था की गई और एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई और इनका समय पर चुनाव होने लगा और इस तरह से पंचायती राज की स्थापना की प्रांतीय सरकार के नीचे की सरकार का स्थापना हुआ, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये ग्रामीण क्षेत्र में लगातार काम करते हैं एक दूसरे के नीचे। और इसी तरह से नगरों में नगर पालिका और महानगरों में नगर निगम का स्थापना किया गया। इन सारे क्षेत्रों में चुनकर जो व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या 36 लाख है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। तो अभी भी थोड़ी सी समस्या रह गई है, हालांकि इनको बहुत अधिकार अभी दिए गए हैं। अब जितने भी सहायता आता है, जितना भी कार्यक्रम होता है, वो सीधे अब नगर पालिका और नगरों में पहुंच जाते हैं, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार हो। पहले बीच बीच में बहुत बाधा होता था, लेकिन अब डायरेक्ट काम हो रहा है। इसलिए तीसरे स्तर की सरकार बहुत मजबूत हो गई है इस समय आपके देश में।
और आपके यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन समस्याएं एक ही है अभी कि ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में 2 या 3 बार होनी चाहिए, जो नियमित ढंग से अभी नहीं हो पा रहा है। तो इन थोड़े बड़े समस्याओं को दूर किया जाए तो आपके यहाँ तीसरे स्तर की सरकार बहुत मजबूत है। और जब प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के अधिकारों को थोड़ा सीमित करके, छीन करके तृतीय स्तर के सरकार को प्रदान किया जाता है तो उसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, उसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा दिया है ब्राजील का एक प्रयोग, नोट में दिया है, हालांकि ये लेसन में नहीं है, ये नोट के अंतर्गत दिया है कि ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रे। पोर्टो एलेग्रे। इस शहर के लोगों ने क्या किया है कि नगर पालिका, नगर परिषद के समानांतर एक संगठन तैयार किया है जिसमें नगर के सभी लोग भाग लेते हैं। स्थानीय उसको उसी तरह से जैसे हम लोग पंचायत को वार्डों में बांटते हैं, पंचायत समिति पर जिला परिषद को बांटते हैं, तो उसी तरह से वहां नगर को वार्डों में बांटा गया है। और वार्ड में जितने मतदाता हैं सबकी बैठकें होती है, समस्या का समाधान होता है और उसको फिर जो शहर स्तर पर, नगर स्तर पर जो समस्या है उसकी बैठक होती है। पूरे नगर के लोग उसमें भाग लेते हैं और सारे चीजों को रखा जाता है नगर निगम के सामने और तब नगर निगम इन चीजों पर विचार करती है और निर्णय लेती है। इससे भी वहां अच्छा काम हो रहा है। तो ब्राजील में इस तरह से एक नया प्रयोग किया गया है जो नगर पालिका के समानांतर काम करती है। इसमें 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं, चुनाव में 20,000 लोग भाग लेते हैं एक नगर। सोच सकते हैं कि पोर्टो एलेग्रे जैसे शहर में 20,000 लोग, स्थानीय लोग यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें वार्डों में बांटा गया है पूरे नगर को और हर वार्ड के सदस्य अपना अपना अलग अलग मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके वहां जो समस्या है उसको रखते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। फिर पूरे नगर के स्तर पर एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है जिसमें पूरे नगर के लोग भाग लेते हैं। पूरे नगर के लिए महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उस पर लोग चर्चा करते हैं और फिर उसका निराकरण करने का उपाय करते हैं और फिर ये सारे सुझाव नगर पालिका के सामने रखा जाता है और नगर पालिका वाले तब उस पर निर्णय लेते हैं बैठ करके। और इस तरह से पोर्टो एलेग्रे में एक नया प्रावधान रखा गया है सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को भाग लेने के लिए। इसमें 20,000 लोग भाग लेते हैं। सोच सकते हैं एक शहर में 20,000 लोग। तो ये नया चीज है, ये ब्राजील का प्रयोग है, ब्राजील का प्रयोग। हमारे देश में हालांकि तीसरे स्तर का जो सरकार है उसी से सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी से होता है। यही हम लोगों को पढ़ना था कि भारत में विकेंद्रीकरण शॉर्टकट में शीर्षक दिया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता बने, सरकार में साझेदारी, शक्ति का कैसे हम बंटवारा करते हैं। तो इसके लिए तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया गया। इसकी क्यों आवश्यकता महसूस की गई, संविधान में कैसे था शुरू में, बाद में 1992 के बाद इनको मजबूती प्रदान किया गया। अब नियमित रूप से इनके चुनाव होते हैं, इनको जो है सो अधिकार दिए गए हैं और साथ में चुनाव आयोग का गठन किया गया है और निम्न वर्गों और महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। इस तरह से इन सारे पंचायत तीसरे स्तर के सरकार को कामयाब बनाया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत और पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर, नगर में नगर पालिका और महानगरों में
नगर निगम की स्थापना, इतने चीजों की स्थापना तीसरे स्तर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में संघीय व्यवस्था तृतीय स्तर का है, 3 स्तर का है। एक केंद्र में केंद्र सरकार, एक राज्य में राज्य सरकार, और एक तीसरे स्तर का सरकार जिसको स्थानीय सरकार। और इस तरह से 3 स्तरों पर सरकार यहाँ चलती है। हो गया।